ए, राती। नमस्कार दोस्तों सुनो ना। हाँ? थोड़ा सा दांत एक नीचे बार रहेंगे। नमस्कार दोस्तों तो कर दे हाँ, दीजिए। कर दो। नहीं करो। नमस्कार दोस्तों। हो गया? हाँ हो गया। ये बिटिया है हमारी। चलो हटो। अब हटो, कूदोगी क्या लोग कहेंगे? ये बेलेंगे थोड़ी ना, काट देंगे, मुझे मालूम है। क्या ये ना चुप। बहुत काट दिया। चुप, आवाज नहीं। अब आवाज आई। नमस्कार दोस्तों। तो आज आप सभी लोगों ने टेस्ट दिया। कुछ लोगों ने टेस्ट में भागीदारी लिया तो, लेकिन काफी लेट लिए। ज्वाइनिंग बहुत देर हो चुकी थी, ज्वाइनिंग होते होते उन्हें। तो घबराए नहीं, हालांकि पेपर तो हम भेज ही चुके हैं। तो आज उस पेपर का सलूशन हम कर दे रहे हैं। केवल हिंट देंगे, सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है? सिर्फ हिंट देंगे कि कौन सा प्रश्न का सलूशन किस तरह से होगा। बाकी सॉल्यूशन आप करेंगे, कैलकुलेशन आप करेंगे, समीकरण का सॉल्यूशन आप करेंगे। हम हिंट देंगे, समीकरण बना देंगे, ये सारा काम कर देंगे, लेकिन सॉल्यूशन आप करिएगा। क्लियर है? तो आइए, आज जो है टेस्ट लिया गया है उसका हम लोग जो है हिंट देख लें। कौन से प्रश्न का कौन सा फार्मूला इस्तेमाल करेंगे जिससे वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है? ताकि जो भी डाउट रहा होगा आप लोगों को वो दूर हो जाए। चलिए, तो आइए हम लोग जो है प्रश्न का जो है सॉल्यूशन कर लेते हैं। हिंट का देख लेते हैं कौन कैसे सॉल्व होगा। तो देखिए, पहला प्रश्न है, 7 सेंटीमीटर व्यास के पाइप में से 30 मीटर प्रति मिनट के वर्ग वेग से प्रवाहित होने वाले पानी का आयतन लीटर प्रति सेकेंड में होगा। तो लीटर प्रति सेकेंड में, जबकि 30 मीटर प्रति मिनट, 1 मिनट में जो दिया गया है v बराबर वो 30 मीटर प्रति मिनट दिया है। प्रति मिनट, मिनट को सेकेंड में बदल देते हैं, क्यों? 1 मिनट में कई सेकेंड होता है? 60, यानी 60 सेकेंड में 30 मीटर की दूरी तक हो जाता है। तो 1 सेकेंड में कितना जाएगा? तो 30/60 कर दे, ठीक है? तो इतना मीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। क्लियर है? तो अब ये कितना हो जाएगा? 1/2 मीटर प्रति सेकेंड। ये तो आ गया, भी चाल आ गया। अच्छा, जो दिया होता है, जैसे वर्गाकार पाइप है, ये वर्गाकार पाइप है, इसका क्षेत्रफल अगर a है और इसका वेग अगर v मीटर पर सेकेंड है और ये मीटर स्क्वायर है, तो आप जानते हैं प्रति सेकेंड गिरने वाले जो पानी का आयतन होता है वो तो a इंटू वी होता है, यही होता है, a इंटू वी। तो आपको भी पता हो गया, और a आप निकालेंगे मीटर स्क्वायर में निकालिएगा, 30 मीटर प्रति, और 7 सेंटीमीटर व्यास के पाइप में से, तो ये व्यास का पाइप है, ये 7 मीटर, ये वृत्ताकार है, तो ये 7 सेंटीमीटर है व्यास। तो व्यास दिया है 7 सेंटीमीटर, तो a निकाल लेंगे आप क्या? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर से पाई का मान 22/7, और ये 7 व्यास है तो 7/2, क्यों? तो 7/2, ये तो सेंटीमीटर होगा ना, तो ये हो जाएगा 22/7 गुणे 49/4। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, इसको मीटर स्क्वायर में बदलेंगे तो 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा देखिए, a का पता हो गया और v का पता हो गया, क्या? 1/2 मीटर पर सेकेंड। तो जो v आएगा, कैपिटल V, ठीक है, वो a इंटू वी आएगा, जो मीटर क्यू होगा प्रति सेकेंड। अब 1 मीटर क्यू में कितना लीटर? तो 1000 लीटर होता है। तो जो ये मीटर क्यू आएगा, इसी में a इंटू वी में 1000 का जब गुणा कर देंगे तो ये लीटर प्रति सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, इतना काम आपको करना है। चलिए दूसरा प्रश्न देखेंगे। एक वृत्त जिसका केंद्र O है कि एक जीवा AB 5 सेंटीमीटर है तथा वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है। AB द्वारा बने दीर्घ वृत्त खंड पर एक बिंदु C द्वारा AB पर बनाए गए कोण ACB की माप बताइए। तो ACB की माप क्या होगा, उसके लिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक वृत्त जिसका केंद्र O है,
एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, ठीक है, कि एक जीवा AB 5 सेंटीमीटर है तथा वृत्त का व्यास 10 सेंटीमीटर है। ये AB 5 सेंटीमीटर है AB, और इसका जो व्यास है 10 है, तो जो त्रिज्या होगा वो भी 5। इसका मतलब 5 ये 5 ये 5 ये, तो ये कोण कितना होगा? 60 अंश का होगा। और कहा जा रहा है कि दीर्घवृत्त खंड पर कहीं पर ये बिंदु C है और इसको मिला दें तो ये अगर 60 है तो इस पर आधा होगा, 30 होगा। क्लियर है? चलिए, यदि एक ठोस गोले का पृष्ठ का क्षेत्रफल 44% बढ़ाया जाए तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि होगा। अब देखिए, गोले का क्षेत्रफल S होता है 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो S में 44%, ये तो कट जाएगा ना, तो R में कितने का हो जाएगा? तो R बराबर हो जाएगा S पर 1/2, ठीक है। तो यहाँ पर 44% का वृद्धि है, तो इसका मतलब है कि 1 प्लस S/100 टू द पावर 1/2, यानी 1 प्लस 44/100 टू द पावर 1/2, तो 144/100 टू द पावर 1/2। ये तो R का मान आ गया। जब R का मान आ गया तो V बराबर 4/3 पाई r³। इसका मतलब ये तो हट जाएगा, तो V में प्रतिशत वृद्धि या कमी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस R/100 टू द पावर 3 -1 और गुणे 100, ठीक है। तो ये पहले R का निकाल लीजिए, -1 ऐसे है, ठीक है, -1 और गुणे 100। तो इसका निकाल लीजिए, जो R का मान आएगा उसको यहाँ रखिएगा, फिर जब R का मान रख लीजिएगा तब ये आ जाएगा V का मान। क्लियर? चलिए, यदि 3 log, देखिए दिया है चौथा नंबर, ठीक है। चौथा नंबर क्या है कि 3 log यहाँ पर x है, बेस 8 है, बराबर 3, ठीक है। तो ये तो x³ हो जाएगा, x³ ये आधार है, तो x³ बराबर 8 पर क्यू, तो x बराबर आ गया 8, ठीक है, x बराबर 8। चलिए, एक व्यक्ति 6620 रुपया 10% चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार लेता है। ऋण को 3 वर्षों में चुकाने के लिए समान वार्षिक किस्त जो उसे चुकानी होगी वो क्या होगा? तो 5वां नंबर देखिए, P बराबर होता है फार्मूला A1 प्लस R/100 और फिर A/1 प्लस R/100 का स्क्वायर, फिर A/1 प्लस R/100 टू द पावर 3 वर्ष के लिए है। तो ये P कितना उधार लेता है? 6620 रुपया लेता है, ठीक है, और 10% पर। तो यहाँ पर आप लिखेंगे कि A/1 प्लस 10/100 और फिर A/1 प्लस 10/100 का होल स्क्वायर, फिर यहाँ पर A/1 प्लस 10/100 का होल क्यूब। बस सॉल्व करके A का मान निकाल लीजिएगा, यही आंसर हो जाएगा। ये था 5 नंबर, ठीक है। छह नंबर आइए। 53 छात्रों की क्लास में 26 फुटबॉल खेलते हैं, 24 क्रिकेट खेलते हैं। 53 छात्र हैं, 26 फुटबॉल खेलते हैं, ठीक है, और 24 क्रिकेट खेलते हैं, 20 हॉकी खेलते हैं। 10 छात्र तीनों में से कोई खेल नहीं खेलते हैं, यानी 10 ऐसे हैं जो कोई भी खेल नहीं खेलते हैं, ठीक है। 8 छात्र सभी खेल खेलते हैं, F इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन H बराबर 8 छात्र सभी खेल खेलते हैं। 4 केवल क्रिकेट खेलते हैं, यानी केवल क्रिकेट जो है 4 खेलते हैं, तथा हॉकी केवल क्रिकेट तथा हॉकी खेलते हैं, केवल क्रिकेट और हॉकी खेलते हैं। कितने? 4, ठीक है। 2 केवल फुटबॉल तथा हॉकी खेलते हैं, केवल फुटबॉल और हॉकी 2 खेलते हैं। 5 छात्र केवल क्रिकेट एवं फुटबॉल खेलते हैं, क्रिकेट और फुटबॉल केवल सब लगा हुआ है, 5 छात्र खेलते हैं। तो छात्र जो केवल हॉकी खेलते हैं उनको बताना है।
तो चलिए हम यहाँ पर बता देते हैं, ये हो गया क्रिकेट, ये हो गया हॉकी, ये हो गया फुटबॉल। ठीक है, क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल। अच्छा, जो 53 छात्र हैं तो उसमें से 10 छात्र ऐसे हैं जो न तो क्रिकेट खेलते हैं, न हॉकी, न फुटबॉल। तो 53 छात्र में से 10 तो निकल गए, बचे कितने? 43। यानी कुल मिला के इसमें जो है 43 होंगे। टोटल खेल खेलने वाले कितने होंगे? 43, क्योंकि 10 ऐसे हैं जो कोई खेल नहीं खेलते हैं। अब देखिए, आपको पता है कि हम लोग उल्टा भरते हैं, तीनों खेल खेलने वाले कितने हैं? 8 हैं, तो इसमें 8 भर दीजिए। ठीक है, अब देखिए केवल क्रिकेट और हॉकी, तो केवल क्रिकेट हॉकी को इसमें भरना है। तो केवल क्रिकेट और हॉकी, केवल क्रिकेट और हॉकी 4 है, तो इसमें 4 भर दीजिए। केवल फुटबॉल और हॉकी, फुटबॉल और हॉकी, तो इसमें भर दीजिए 2। केवल क्रिकेट और फुटबॉल 5, तो इसमें 5 भर दीजिए। अब देखिए टोटल क्रिकेट है ये। ठीक है, तो क्रिकेट में कुल कितने थे? 24। इसमें कुल कितने आ गए? 8 4 12, 12 5 17, तो इसमें 7 भर दीजिए। ठीक है, अब देखिए हॉकी, हॉकी में टोटल कितने हैं? 20 हैं। इसमें देखिए कुल कितने आ गए? 8 4 12 2 14, 6 भर दीजिए, 20 हो गया। अब फुटबॉल, तो फुटबॉल में कुल कितने हैं? 26 फुटबॉल में हैं। तो इसमें देखिए कितने? 8 2 10, 10 और 5 15, तो बचे कितने? 11 इसमें भर दीजिए। ठीक है, अब आप चेक कर लीजिए कितने हो रहे हैं। तो पूछा क्या है? तो जिसमें पूछा है उसको बता दीजिए। क्या पूछा गया है कि छात्र जो केवल हॉकी ही खेलते हैं, तो हॉकी खेलने वाले कितने हैं? 6 हैं, तो 6 लगा दीजिएगा। चलिए, एक बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई उसके व्यास की 2 गुनी है। यदि बर्तन की त्रिज्या 40% घटा दी जाए तो उसका आयतन कितना प्रतिशत बर्तन की ऊंचाई तथा व्यास का अनुपात पूर्वतः रहता है, ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पर कहा जा रहा है एक बेलनाकार बर्तन की ऊंचाई उसके व्यास के 2 गुनी है। व्यास की 2 गुनी है। बर्तन की ऊंचाई h जो है व्यास की 2 गुनी है, 2d है। ठीक है, तो अगर h बराबर 2, यहाँ 2r कर दें तो ये 4r हो जाएगा। यानी h बराबर हो गया 4r, तो h अपान r बराबर 4। ठीक है, अब कहा जा रहा है यदि बर्तन की त्रिज्या 40% घटा दी जाए तो व्यास भी घट जाएगा 40%। जितना त्रिज्या घटेगा उतना ही व्यास घटेगा। ठीक है, तो उसका आयतन कितना प्रतिशत घट जाएगा? जबकि बर्तन की ऊंचाई तथा व्यास का अनुपात पूर्वतः रहता है। इसका मतलब ये है कि जब ये 40% r डैश घटा देते हैं, तो जब ये r डैश हो जाता है, r डैश घट जाता है, यानी h डैश अपान r डैश बराबर 4 ही रहना चाहिए। ठीक है, अब कहा जा रहा है कि h डैश बराबर क्या हो जाएगा? 4 इंटू r डैश। क्या होगा? 4 इंटू r डैश। इसका मतलब ये है कि r डैश जब 40% घटाएंगे तो ये देखिए 4 है तो कांस्टेंट है ना, इसका मतलब h डैश भी 40% घट जाएगा। अब देखिए r डैश भी 40% घट गया। ठीक है, और उसका h डैश ऊंचाई भी 40% क्या हो गया? घट गया। ऊंचाई भी तो 40% घट गया, दोनों 40% घट गए। तो जो आयतन का फार्मूला होता है पाई r स्क्वायर h, तो इसमें ये भी 40%, ये भी 40% कम कर दीजिए। इसका मतलब ये है कि r स्क्वायर, अब इसका फार्मूला जो बनेगा 1 प्लस r अपान 100 का स्क्वायर और इंटू 1 प्लस h अपान 100 का स्क्वायर, 1 अपान h अपान 100 और -1 गुणे 100। बस यहाँ 40 रख दें, -40, यहाँ भी -40 रख दें, बस आ जाएगा v का मान। ठीक है, लगा लीजिएगा। बिंदु 6 4 -2 -4 दो जीरो द्वारा घिरा क्षेत्रफल है। तो त्रिभुज है, त्रिभुज का क्षेत्रफल तो आप जानते ही हैं कि 6 4 है, ये -2 -4 है और 2 0 है। तो यहाँ पर 6 4 लास्ट में लिखेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे -8 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें गुणा करेंगे तो ये भी -8 आएगा।
और इसका इसमें गुणा करेंगे 0 तो p बराबर -16 आ गया। इसका गुणा करेंगे तो -24, इसका गुणा करेंगे 0, इसका गुणा करेंगे 8, 24 में 16 जाएगा तो q बराबर -16 आ गया। अब q -16 है, p भी -16 है, तो डेल्टा बराबर q - p/2, यानी जब दोनों बराबर है तो 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए ABCD के चतुर्भुज जिसके बिंदु ABCD एक वृत्त के परिधि पर हैं, यदि वृत्त के परिधि पर है तो चक्रीय चतुर्भुज होगा। यदि AB वृत्त का व्यास हो तथा ADC 120 अंश हो तो BAC का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये जो है वृत्त है जिसमें कहा जा रहा है AB वृत्त का व्यास है, AB जो है वृत्त का व्यास है, ठीक है। और ABCD कोण ADC ये ADC ये 120 अंश है और इसको मिला दिया जाए, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि कोण BAC इस कोण का मान बताइए, तो ये तो 90 डिग्री होगा, ये 120 अंश है तो ये 60 अंश होगा, क्योंकि दोनों कोणों का योगफल 180 अंश। तो अब ये 60 है, ये 90 है, तो ये 30 होना चाहिए, यानी BAC 30 अंश होगा, ठीक है। चलिए 6 सेंटीमीटर व्यास के वृत्त के परिधि से 8 सेंटीमीटर दूरी से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताइए। तो D दिया गया है, कह रहा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास है तो केंद्र हो गया 3 सेंटीमीटर, तो ये केंद्र से 8 सेंटीमीटर दूरी पर वृत्त के परिधि से 8 सेंटीमीटर दूरी से, परिधि से 8 सेंटी, 8 इधर और 3 इधर से खींची गई स्पर्श रेखा, तो ये T, जबकि ये है 3, ठीक है। तो T निकालना है, तो T बराबर ये पूरा यहाँ से यहाँ तक तो 8 3 11 हो जाएगा ना, तो T बराबर √11 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब दिया गया है cos 225 अंश, sin 135 अंश, काट 120 अंश। तो चलिए हम लिखते हैं यहाँ पर cos -225 अंश, sin 135 अंश और काट 120 अंश अपान tan 315 अंश इंटू sec 420 अंश, ठीक है। चलिए cos 200 cos माइनस थीटा बराबर cos थीटा होता है, और 225 को 180 प्लस 45 लिख दें, तो cos 180 प्लस 45, ठीक है। और sin 135 अंश को लिख दें कि sin 135 अंश को 180 माइनस 45, और काट 120 अंश का मान लिख दें काट 180 माइनस 60, और यहाँ 315 को लिख दें 360 माइनस 45, और sec 420 को लिख दें 360 प्लस 60, ठीक है। अब देखिए cos 180 प्लस 45 माइनस cos 45 अंश, और ये sin 180 माइनस 45 तो sin 45 अंश, और काट 180 माइनस 60 तो माइनस काट 60 अंश। सभी का मान आपको पता है, ये tan तो माइनस tan 45 अंश, और ये sec 360 तो sec 60 अंश। सबका मान पता है, रखकर निकाल लेंगे आप, साफ कर लीजिएगा। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है जिसमें कोण CAB 70 अंश है। इनके कोण CB और AD जोड़े जाते हैं तो कोण ABC 40 अंश, तो कोण ADB का मान होगा। चलिए आइए देख लिया जाए। चक्रीय चतुर्भुज है ABCD जिसमें कोण CAB 70 अंश है, CAB, तो CAB मान लेते हैं, यहाँ पर C है, यहाँ A है, ये 70 अंश है, यहाँ B है, यहाँ पर D है, ठीक है।
अब देखिए, जब ये 70 है तो ये 110 अंश होगा, और CAB 70 अंश है। CB और AD जोड़े जाते हैं, CB और AD जोड़ दिए जाते हैं, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि कोण ABC, कोण ABC 40 अंश है, ABC ये है 40 अंश, ठीक है। ABC 40 अंश, तो कोण ADB ये पूछा जा रहा है, ये फाई। चलिए देखिए, ये 40 अंश है, तो इसका मतलब ये है कि ये तो निकल गया, ये 70 है, ये 40 है, ठीक है। 70 40 110, तो ये भी तो 70 ही होगा, 180। इसका मतलब ये है कि ये भुजा और ये भुजा बराबर हो गया, ये दोनों तो आपस में बराबर हैं। तो इसके द्वारा जो कोण बना है वो ये 70 अंश बना है, तो इसके द्वारा जो नीचे कोण बनेगा ये भी तो 70 अंश बनेगा। कितना बनेगा? 70 अंश, यानी फाई कितना होगा? 70 अंश। क्यों? क्योंकि AB और BC आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे। बराबर कोणों के सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। एक व्यक्ति 320 रुपया प्रति किग्रा काजू बेचकर 25% का लाभ प्राप्त करता है। वह अपने विक्रय मूल्य को घटाता है ताकि उसका लाभ केवल 16 रुपया प्रति किलो हो। उसकी बिक्री कितनी गुना बढ़े ताकि उसका लाभ पूर्वतः रहे? चलिए हटा दें इसको। चलिए, एक व्यक्ति 320 रुपया प्रति किग्रा काजू बेचकर 320 रुपया प्रति किग्रा काजू बेचता है, ठीक है। 25% का लाभ कमाता है। कितने प्रतिशत का लाभ कमाता है? 25% का लाभ कमाता है। कब? जब 320 रुपया बेचता है तब। तो सेलिंग प्राइस दिया है 320 रुपया, लाभ प्रतिशत दिया है इतना, तो क्रय मूल्य आप निकाल लेंगे। क्रय मूल्य होता है सेलिंग प्राइस गुणे 100 बटा 100 प्लस x। तो चलिए, सेलिंग प्राइस हो गया 320 गुणे 100 बटा 125 हो जाएगा। 100 में 25 जोड़ेंगे तो, ठीक है। अब देखिए, 25 5 125, 25 चौके 100, 5 से कट जाएगा तो 5 छके 30, 4 5 चौके 20 गुणे 4, तो 4 चौके 16, 4 छके 24 और 1 25, 256 हो गया। तो क्रय मूल्य तो 256 रुपया आ गया। अब कहा जा रहा है कि बेचकर वह 320 रुपये का लाभ प्राप्त करता है। वह जो 25% का लाभ प्राप्त करता है, वह अपने विक्रय मूल्य को घटाता है ताकि उसका लाभ केवल 16 रुपया प्रति किलो हो। यानी जो 256 रुपया क्रय मूल्य है, अब जो वो बेचता है, पहले 320 रुपया में बेचता था, अब 16 रुपया ही लाभ कमाता है। तो ये 256 और प्लस 16, तो ये कितना हो जाएगा? 6 6 12 और 5 1 6 1 7, 272 रुपया हो गया। यानी अब उसका विक्रय मूल्य प्रति किग्रा कितना हो गया? 272 रुपया हो गया, ठीक है। तो उसकी बिक्री कितनी गुना बढ़े ताकि उसका पूर्वतः लाभ हो रहे? इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब आप बताइए कि 320 रुपया था, बेच रहा था। ध्यान समझिए, जब 256 रुपया था तो 320 रुपया में बेच रहा था, तो लाभ उसे कितना हो रहा था? 10 में 6 गया 4, यहाँ पर बचा कितना? 1, 11 में से 5 जाएगा तो 64 रुपये का लाभ होता था। और यहाँ पर 16 रुपये का लाभ कमा रहा है। तो जब इसको 4 गुना बेचेगा, 4 गुना करेगा तब ना 16 चौके 64 होगा। 1 किलो बेचेगा तो 16 रुपया मिलेगा। यहाँ 1 किलो बेचता था 64 रुपया मिल रहा था, यहाँ 1 किलो बेचेगा तो 16 रुपया मिलेगा। तो कितना किलो बेच दे कि 64 रुपया मिल जाए? 4 किलो बेचेगा तब। इसका मतलब 4 गुना हो जाएगा। कितना? 4 गुना, ठीक है। ये था 13 नंबर। चलिए 14 नंबर पे आ जाइए। एक स्कूल में 15 अध्यापकों के भारों का समांतर माध्य 58 किलोग्राम है। 15 का समांतर माध्य है 58, तो 15 का योगफल हो जाएगा 15 गुणे 58, ठीक है। 58 अभिलेखित किया गया। बाद में यह पाया गया कि यह एक अध्यापक जिसका वास्तविक भार 87 किलोग्राम था, अभिलेख कर दिया गया था।
वास्तविक समांतर माध्य क्या होगा। अच्छा, इसमें कुछ छूटा हुआ है, ठीक है, तो इसको जो है आप छोड़ दीजिएगा क्योंकि अधूरा प्रश्न है। 58 किलोग्राम समांतर माध्य 58 है। बाद में यह पाया गया कि अध्यापक जिसका वास्तविक भार 87 किलोग्राम था, अभिलेखित जब किया गया तो उसमें कितना किलोग्राम किया गया ये नहीं दिया है। यानी 87 किलोग्राम के जगह पर 80 किलोग्राम किया गया कि 90 किलोग्राम किया गया ये नहीं पता है, ठीक है। वास्तविक तो दिया है लेकिन अभिलेखित वाला नहीं दिया है, इसलिए नहीं आएगा। तो कैसे करेंगे तो समझ लीजिए कि मान लीजिए कहता है ये वास्तविक भार 87 किलोग्राम है और अभिलेखित किया गया मान लेते हैं कि 80 किलोग्राम। तो अगर 80 किलोग्राम अभिलेखित किया गया था और 87 किलोग्राम यहाँ पर है, तो इसमें से 80 निकाल दें और 87 जोड़ दें, क्योंकि हमें चाहिए 87, 80 मिला है तो 7 अधिक है ना, तो 7 अधिक इसमें जोड़ेंगे, यानी इसमें 7 का जोड़कर और फिर 15 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, तो आ जाएगा समांतर माध्य। अगर यही कहता है कि 87 के स्थान पर बल्कि 90 लिखा गया या 93 लिखा गया, तो कितना अधिक लिखा गया, तो इसमें 90 घटाएंगे और 87 जोड़ेंगे। आई बात समझ में। चलिए अब कास 10 अंश माइनस, तो चलिए यहाँ पर आपको पता है फार्मूला कास x माइनस साइन x अपान कास x प्लस साइन x, ठीक है। तो इसका होता है tan 45 माइनस x, ये फार्मूला हम बता चुके हैं। तो यहाँ 10 है, यहाँ भी 10 है, यहाँ भी 10 है, तो ये हो जाएगा tan 45 माइनस 10 बराबर tan 35, ठीक है। चलिए एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध 13 किलोमीटर अपनी नाव चलाता है, तो धारा के साथ 28 किलोमीटर अपनी नाव चलाता है। प्रत्येक बार वह 6 घंटे का समय लेता है, जल की धारा का वेग क्या होगा। यानी जब वह 6 घंटे का समय लेता है, धारा की दिशा में जाता है तब, और धारा के विपरीत जाता है तो भी 6 घंटा का समय लेता है। इसका मतलब ये है कि धारा के विरुद्ध 13 किलोमीटर जाने में, तो 13 किलोमीटर जाने में धारा के विरुद्ध तो v1 माइनस v2 चाल होगा, तो 13 किलोमीटर के लिए वो 13/6, ठीक है। ये स्पीड हो जाएगा 13 किलोमीटर 6 घंटा में जाता है, तो इस स्पीड से जाता होगा दूरी बटा 4। और धारा की दिशा में 28 किलोमीटर, तो v1 प्लस v2 बराबर हो जाएगा 28/6। बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, v1 v2 का मान निकल जाएगा। जोड़ेंगे तो v2 कैंसिल, v1 का मान आ गया 2v1 बराबर, इसको जोड़ दीजिए v1 का मान आ जाएगा, फिर v2 का निकाल लीजिएगा। 45 सेंटीमीटर तथा 20 सेंटीमीटर व्यास की 2 पुलियां कसे हुए हैं, खुला पट्टा चालन द्वारा जुड़ी हैं। पुलियों के बीच केंद्र से केंद्र तक की दूरी 80 सेंटीमीटर है। पट्टे की वह लंबाई जो पुलियों के स्पर्श नहीं करती है लगभग होगी। तो पुलियों को जो स्पर्श नहीं करती हैं, इसका मतलब ये है कि पुली को स्पर्श न करने वाली जो खुला चालन पट्टा है, तो ये अनुस्पर्शी रेखा की लंबाई होगा, यानी ये और ये t है, और t बराबर होता है अंडर रूट क्या, d² माइनस r1 माइनस r2 का होल स्क्वायर। जो ये t आएगा इसी का दूना कर दीजिएगा 2t। तो ये लंबाई और ये लंबाई, इतना लंबाई जो है जो पट्टा होगा वो इसके और इसके संपर्क में नहीं है, ठीक है। तो t निकाल कर और उसके बाद निकाल लीजिएगा, ये तो निकल ही जाएगा। चलिए अगला है x³ माइनस 1 x² प्लस x प्लस 1 और x³ प्लस 1 तथा इतने का लघुत्तम समापवर्तक होगा। तो लघुत्तम समापवर्तक पूछा जा रहा है, तो चलिए सबका गुणनखंड कर लेते हैं। x³ माइनस 1, x³ माइनस 1 तो x माइनस 1 और इसमें हो जाएगा x² माइनस x प्लस 1, और दूसरा है x², यहाँ पर प्लस से रहेगा x² प्लस x प्लस 1, तो ये तो यही रह जाएगा x² प्लस x प्लस 1, ठीक है। फिर x³ प्लस 1 x³ प्लस 1, तो ये हो जाएगा x प्लस 1 और इसमें जाएगा x² माइनस x प्लस 1, और इसमें है x² माइनस 2x प्लस 1, तो इसका हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 1 इंटू x माइनस, ये सभी का गुणनखंड हो गया, ठीक है। अब लघुत्तम समापवर्त पूछा गया एलसीएम, तो सबको लिखना है ना पूरा, लेकिन एक गुणनखंड 2 बार नहीं लिखना है। तो चलिए x माइनस 1 और x² प्लस x प्लस 1,
तो ये पूरा लिख दिया हमने, ये है हो ही गया तो ये हो गया, ये हो गया। x+1 नहीं है तो x+1 लिख दीजिए इसमें, ये नहीं है तो ये भी लिख दीजिए x² - x+1। अच्छा देखिए x-1 यहाँ है और x-1 एक और चाहिए तो एक और इसमें बढ़ा दीजिए x-1। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये x³ - 1 होगा और इसका गुणा करेंगे तो x³ + 1 होगा। ठीक है, और ये x-1 तो अलग से ही है तो इसका जब गुणा करेंगे तो x⁶ - 1 ही होगा। ठीक है, और यहाँ पर जाएगा x-1, ये हो जाएगा LCM। सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें दूसरा होगा, दूसरा दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2। हम एक ही में लिखते हैं, उसमें एक में नहीं लिखा है, बल्कि x-1 का होल स्क्वायर, फिर ये लिखा है, फिर इन दोनों को अलग अलग लिख दिया है। ठीक है, चलिए 19 है। 8 मीटर लंबे, 6 मीटर चौड़े तथा 3 मीटर ऊंचे कमरे में रखी जा सकने वाली छड़ की अधिकतम लंबाई, तो विकर्ण की लंबाई पूछा है। तो विकर्ण की लंबाई तो आप निकाल ही लेंगे। ठीक है, विकर्ण की लंबाई D बराबर होता है √L² + B² + H²। तो चलिए LBH का मान 8, 6, 3 है तो ये रख दीजिए 8 का स्क्वायर + 6 का स्क्वायर + 3 का स्क्वायर, बस निकाल लीजिएगा इसको। अगला दिया हुआ है 20 नंबर। ठीक है, कि 3 है और ये x⁷ और फिर x पर -6 का स्क्वायर है इंटू लिखकर, और भागा दिया हुआ है x पर 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए इसको लिखेंगे x⁷/3 गुणे x⁻12 हो जाएगा, और जब यहाँ गुणे करेंगे तो x जो ये 9 होगा ना तो -9 हो जाएगा जब गुणा करेंगे। तो अब देखिए लिख देते हैं, ये 7/3 -12 -9। अब ये x पर कितना हो जाएगा, तो 7 - 12 और 9 कितना, 21, तो 21 × 63/3। तो x⁻ कितना हो जाएगा, तो -56/3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे है 10, 14, 18, 22, 26 का मानक विचलन ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम बस केवल लिख देते हैं, कैलकुलेशन आप कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, 10 है, 14 है, 18 है, 22 है और 26 है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जोड़िए और जोड़कर, ठीक है, 1 2 3 4 5 से भाग दीजिए तो 6 2 8 8 16 4 20 20 को 0 2 2 4 4 2 6 6 1 7 7 1 8 8 1 9, तो 9/18 × 5 = 90, 18 आ गया। ठीक है, तो ये m हो गया। तो अब आप लिखेंगे इस तरह, इसको लिखेंगे x, तो यहाँ पर 10 14 18 22 26, और यहाँ पर लिखेंगे d, तो x - m यानी 10 - 18 14 - 18 18 - 18 22 - 18 26 - 18, तो यहाँ पे आ जाएगा -8, यहाँ पे आ जाएगा -4, यहाँ पे 0 और यहाँ पे हो जाएगा 4 और यहाँ पे हो जाएगा 8। और अब कर दीजिएगा d², तो -8 का स्क्वायर 64 हो गया, इसका स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर 4 का -4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 16, 0 का स्क्वायर 0, 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, अब यहाँ पे जोड़ दीजिए σd², इसको जोड़ दीजिएगा, तब यहाँ पे मानक विचलन हो जाएगा √σd²/n। n 1 2 3 4 5, इसका जोड़कर और उसमें n से भाग देकर वर्गमूल ज्ञात करना है, कर लीजिएगा। ठीक है, मजदूरों का एक समूह एक कार्य को 10 दिन में करने का आश्वासन देता है, लेकिन उनमें से 5 अनुपस्थित हो जाते हैं। यदि शेष मजदूर कार्य को 15 दिन में पूरा कर देते हैं तो मजदूरों की मूल संख्या कितनी थी। तो चलिए कहा जा रहा है कि कुछ समूह थे, मजदूरों का समूह था, और वह समूह क्या किया कि मान लेते हैं P मजदूरों का समूह था जिसे ने 10 दिन में करने का वादा लिया। ठीक है,
लेकिन हुआ क्या है कि उसमें से 5 अनुपस्थित हो गए, तो अब तो केवल इतने लोग ही काम कर रहे हैं। जब इतने लोग काम कर रहे हैं तो वही काम जो है 15 दिन में पूरा हो गया। इसका मतलब आप ये जान लीजिए कि ये P1 है और ये P2 है और ये D1 है और ये D2 है। तो P1 D1 बराबर P2 D2 में रख कर P का मान निकाल लेंगे, वही वास्तविक संख्या हो जाएगा ना। 23 नंबर है कि ABC एक समकोणिक त्रिभुज B पर समकोण है तथा भुजा AB 3 सेंटीमीटर है। ABC B पर समकोण है, हटा दे, चलिए यहाँ पर लिख देते हैं ABC 23 नंबर है, ये B पर समकोण है, ABC है, ठीक है। और कहा जा रहा है कि AB 3 सेंटीमीटर है और BC 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 सेंटीमीटर। तो उस वृत्त जो ABC को स्पर्श करता हुआ जाता है, ABC को स्पर्श करता हुआ, इसका मतलब ये है कि परिवृत्त है और परिवृत्त की जो त्रिज्या होता है वो कर्ण का आधा होता है, कर्ण का आधा समकोण त्रिभुज में। तो ये 3 है, ये 4 है, तो 5 हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा, ठीक है, 2.5 हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, AB 3 सेंटीमीटर, BC 4 सेंटीमीटर, तो AB तथा C को स्पर्श करता है तो व्यास पूछ रहा है, तो त्रिज्या है 5/2, तो व्यास 5 हो जाएगा। चलिए, तो अब कह रहा है कि ये दिया हुआ है 27, 43, 65, ठीक है। तो ये जो है 3 संख्याओं का गुणनखंड है, तो इसका आपको फैक्टर करना है, ठीक है। तो जब इसका फैक्टर आप करिए, गुणनखंड इसका कर लीजिए, तो जब गुणनखंड करेंगे तो क्रम से देखिएगा, क्रम से कितने कितने का आ रहा है, ठीक है। मान लेते हैं कि जैसे 7 गुणे 3 आ गया, तो 7 9 63 हो जाएगा ना, ठीक है। हो सकता है कि 61 आ गया हो सकता है कि 62 आ जाए, ठीक है, यानी 31 गुणे 31 भी आ जाए, गुणे 2 आ जाए, सपोज दैट ऐसा मानते हैं। तो आप क्या करेंगे, देखिए जब यहाँ पर 31 आ गया तो 31 32 33 हो, या तो 31 33 35 हो। तो उसी तरह जब ये फैक्टर जब इसका करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो इसी तरह गुणा करके और ये चेक करिएगा, बनाइएगा कि क्या कोई क्रम मिल रहा है, क्या अभाज्य विषम संख्याओं का क्रम मिल रहा है लगातार, यानी 31 के बाद 33, 33 के बाद 35, यानी 61 63 65, क्या 62 64 66 मिल रहा है क्या, या लगातार संख्या है क्या, 61 62 63 31 32 33 41 42 43 ऐसे है क्या। तो आप चेक कर लीजिए, गुणनखंड करने के बाद चेक होगा। एक रेखा जो कि बिंदु, ये शायद संभवतः 61 63 65 आता है, चेक कर लीजिएगा, इसी तरह कुछ आता है, ठीक है, 61 63 65 आएगा, या तो फिर 62 63 65 67 आएगा, कुछ इसी तरह का आता है, चेक कर लीजिएगा, इतना याद नहीं आ रहा है। एक रेखा जो कि बिंदु -3 4 से गुजरती है और 1 3 तथा -2 4 से गुजरने वाली रेखा के समांतर है का समीकरण ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है कि आपको दिया गया है, एक बिंदु दिया गया है और हम यहाँ बता देते हैं आपको, और आप साथ कर लीजिएगा। कह रहा है कि 1 3, यानी प्रश्न कह रहा है कि 1 3 और यहाँ पर है -2 4, इससे होकर जाने वाली रेखा ये है, तो इसकी जो प्रवणता आप निकालेंगे तो प्रवणता हो जाएगा 4 -3 बटा -2 -1, यानी 1 बटा -3, यही तो होगा ना प्रवणता। अब एक बिंदु यहाँ पर है जो है -3 4, तो कह रहा है कि यहाँ से होकर, इस बिंदु से होकर जाने वाली वह रेखा जो इसके समांतर है, तो इसके समांतर है, तो इसका मतलब इसकी प्रवणता m वही होगा जो इसका होगा, तो ये तो -1/3 होगा। देखिए प्रवणता पता हो गया, बिंदु पता हो गया, तो रेखा का समीकरण आ जाएगा, y - y1, तो y1 4 है, m के जगह पर -1/3 और x + 3 हो जाएगा, बस यही हिसाब कर लीजिएगा, आ जाएगा, ठीक है। ये था 25 नंबर। चलिए 26 है, भवन के ऊपर लगे एक ऊर्ध्वाधर झंडे के शीर्ष एवं तल क्रमशः 45 अंश तथा 30 अंश के कोण 30 मीटर की क्षैतिज दूरी पर बनाते हैं, तो झंडे की ऊंचाई क्या होगी। अब चलिए थोड़ा ऊंचाई और दूरी का प्रश्न है ये, तो ऊंचाई और दूरी के प्रश्न को भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं।
भवन के ऊपर लगे एक ऊर्ध्वाधर झंडा, ये भवन है, इसके ऊपर एक ऊर्ध्वाधर झंडा लगा हुआ है, ठीक है। और तल क्रमशः झंडे के शीर्ष एवं तल क्रमशः 45 अंश और 30 अंश के कोण 30 मीटर की क्षैतिज दूरी पर बनाता है। ये 30 मीटर है, यहाँ पर इसको देखा जाता है और इसको देखा जाता है, तो ये जो है 30 अंश का कोण बनता है और ये 45 अंश का कोण बनता है, ठीक है। ये तो 30 मीटर है ही, तो इसको मान लेते हैं क्या कि इसको कैपिटल H मान लें और इसको स्मॉल h मान लेते हैं। तो झंडे की ऊंचाई का मतलब यही पूछ रहा है, स्मॉल h, ठीक है। तो चलिए, तो अब अगर हम tan 45 अंश रखेंगे तो tan 45 अंश, तो ये कैपिटल H और प्लस स्मॉल h बटा 30 बराबर tan 45 अंश का मान है, तो कैपिटल H प्लस स्मॉल h बराबर 30 मीटर हो गया, ठीक है। अब अगर हम tan 30 अंश रखेंगे तो tan 30 अंश का मान 1/√3 बराबर कैपिटल H अपान 30, तो कैपिटल H हो गया 30 बटा √3। अब देखिए कैपिटल H आ गया ना, कैपिटल H आ गया, स्मॉल h पूछ रहा है तो स्मॉल h बराबर इसी में रख दें, तो 30 माइनस 30 बटा √3। अब क्या करेंगे, 30 कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा √3 माइनस 1 अपान √3। बस अब इसी को बना लीजिएगा, जैसा आंसर दिया होगा बन जाएगा। चलिए अब अगला है 27 नंबर कि log दिया है कि log ऑफ 3 टू द पावर x माइनस 2y बराबर 27 दिया हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ बेस है, यहाँ पर ये 3 पर पावर है, ये लिखा हुआ है, और यहाँ पर क्या है, log ऑफ, दूसरा लिखा हुआ है log 7 टू द पावर 3x प्लस y बराबर 1/7, ठीक है। 1/7, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर देखिए, यहाँ 27 है, इसका मतलब 3 टू द पावर 3, 3 टू द पावर 3, ठीक है। और यहाँ पर है कि x है, यहाँ पर 3 है, अब देखिए यहाँ पर जो इस तरह लिखा हुआ है, ठीक है, कि 1/7 है, दूसरा है, तो एक चीज तो यहाँ पर ये समझ लीजिए कि इसका सॉल्यूशन इस तरह जब लिखा है तो यहाँ पर बेस आप 10 मानेंगे, बेस क्या मानेंगे 10, तो 10 पर पावर 27 हो गया, यानी अगर आप साल भी करते हैं तो 10 पर पावर 27 बराबर 3 टू द पावर x माइनस 2y, तो ये तो साल नहीं हो पाएगा, साल हो पाएगा नहीं हो पाएगा। अगर ये इसको इधर लेके आएंगे, ठीक है, तो आप यही लिखेंगे ना कि x माइनस 2y और यहाँ पर log 3 बराबर हो गया 27, तो ये जब आएगा इधर तो 2x प्लस y और यहाँ पर log 7 और बेस 10 है बराबर 1/7 या 7 पर -1, तो क्या इससे सोल्यूशन हो पाएगा, इससे सोल्यूशन संभव नहीं है, इसके द्वारा सोल्यूशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पर अगर ये इस रूप में होता है कि केवल ये होता है 3 टू द पावर x माइनस 2y बराबर 27, तो x माइनस 2y बराबर 3 हो जाता है, क्योंकि 3 पर 3 घात होता है, तो समीकरण एक ये बन जाता है। और अगर यहाँ पर है 7 टू द पावर 3x प्लस y 1/7, तो 7 पर -1, तो यहाँ 3x प्लस y बराबर -1, तो ये समीकरण 2, तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को सॉल्व करके x और y का मान निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमें लगता है कि यही होना चाहिए था, इसमें log लगा दिया है, गलत कर दिया है, तो इनमें से कोई नहीं लगाएंगे, ठीक है। चलिए अगला है कि एक लंब पिरामिड खोखले वृत्ताकार बेलन में इस प्रकार रखा है कि इसके आधार के कोने बेलनाकार वक्र सतह को क्षैतिज तल में स्पर्श करते हैं, ठीक है। यदि बेलन का व्यास 16 सेंटीमीटर तथा ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 6 सेंटीमीटर हो तो लंब खष्टभुजाकार पिरामिड का तिर्यक
तिर्यक सतह का क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखिए, यानी एक बेलन है और एक बेलन है, ऐसे ये बेलन है और बेलन का आधार जो है ये ऐसे होगा और इस पे जो है खष्टभुजाकार आधार का पिरामिड है, तो इस तरह है, ठीक है। तो ये पिरामिड है, तो जब ये पिरामिड है, ऐसे ये पिरामिड है, ठीक है, खष्टभुजाकार आधार का। तो अब जरा समझिए कि जो ये नीचे का आधार है वो तो इस वृत्त पर ये खष्टभुज बना हुआ है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अगर इसकी भुजा A है तो हम बता चुके हैं कि समखष्टभुज के लिए यह त्रिज्या और ये भुजा बराबर होता है, तो अगर ये R होगा तो ये भी R ही होगा। इसका मतलब A बराबर तो पता हो गया कि स्मॉल R है, ठीक है। चलिए, जब A पता हो गया, अब यहाँ पर जो केंद्र होगा, केंद्र, ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, हमको निकालना है तिरछी ऊंचाई। तो तिरछी ऊंचाई निकालने के लिए आपको इसकी जरूरत है, h तो दिया ही है, h दिया गया है कि इसके आधार के कोने बेलनाकार वक्र सतह को क्षैतिज तल में स्पर्श करते हैं यदि बेलनाकार व्यास 16 सेंटीमीटर था, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई 6 सेंटीमीटर। तो चलिए, 16 सेंटीमीटर है व्यास, तो त्रिज्या हो गया 8, तो k बराबर तो 8 सेंटीमीटर हो गया। अब जो ये होगा, ये स्मॉल r, ये तो मान लेते हैं कैपिटल R है, जो ये स्मॉल r होगा, तो स्मॉल r जो होगा ये √3/2 × a यानी 8, इसका मतलब हो गया ये 4 √3 हो गया। स्मॉल r हो गया, स्मॉल h दिया है कितना, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दिया है 6 सेंटीमीटर, तो स्मॉल l बराबर हो जाएगा √r² प्लस h का स्क्वायर। इसका मतलब ये हो जाएगा कि r का स्क्वायर, r है 4√3² और h दिया है 6 का स्क्वायर, l तो आ गया। अब तिर्यक पृष्ठ जो निकालना है वो हो जाता है P × L/2, ठीक है। तो P परिमाप 6 × A होगा और L का मान यहाँ से जो निकाले हैं वो /2 कर दीजिएगा, बस निकल जाएगा तिर्यक सतह का पृष्ठ। क्लियर। चलिए, अगला है 29 नंबर। 8580 रुपए की धनराशि को 7 पुरुषों, 11 स्त्रियों एवं 5 लड़कों में इस प्रकार विभक्त किया जाता है कि प्रत्येक स्त्री को एक लड़के से 3 गुना, एक पुरुष को एक स्त्री तथा एक लड़के दोनों को मिलाकर के समान रुपये मिले। प्रत्येक स्त्री का प्राप्त धनराशि कितना होगा। चलिए, इसको भी देख लेते हैं हम लोग। तो देखिए, कहा जा रहा है कि कुल टोटल 8580 रुपए की धनराशि 7 पुरुष, 11 स्त्रियां एवं 5 लड़कों में बांटा जाता है, ठीक है। यानी 7 पुरुष, 11 स्त्रियां और 5 लड़कों में बांटा गया कुल 8580 रुपया। समीकरण एक तो ये बन गया, ठीक है। अब कहा जा रहा है कि 5 लड़कों बांटा जाता है कि प्रत्येक स्त्री को एक लड़के से 3 गुना, प्रत्येक स्त्री यानी एक स्त्री को एक लड़के का 3 गुना धनराशि मिले। एक पुरुष को एक स्त्री तथा एक लड़के दोनों को मिला करके समान रुपया मिले। एक पुरुष को एक औरत और एक लड़के ये मिलाकर, ठीक है, दोनों को मिलाकर, तो औरत के लिए 3b और +b यानी 4b पुरुष के लिए, यानी पुरुष को एक लड़के का 4 गुना मिल रहा है और औरत को 3 गुना मिल रहा है लड़के का, ठीक है। तो सबको बदल देते हैं। चलिए, यहाँ पर देखिए 7 पुरुष, तो पुरुष के लिए 4 गुना तो 4b, ठीक है। 11 महिलाएं, 11 × 3b और +5b बराबर 8580 रुपया। अब देखिए, ये 7 चौक 28b और 11 तिया 33b और ये 5b बराबर 8580, ठीक है। अब जब 8580 तो b का मान आ जाएगा ना यहाँ से, जब b आ गया तो पुरुष के लिए 4b, महिला के लिए 3b निकल जाएगा, ठीक है। दिया गया है कि लाख 2 का मान, लाख 3 का मान दिया गया है, लाख 7 का मान भी दिया गया है, तो आगे का मान पूछा गया। चलिए, लाख 2, लाख 3, लाख 7 का मान दिया गया है, बाकी पूछ रहा है, देखेंगे क्या पूछ रहा है तो उसको निकालना है। तो लाख 525 बटा 32 पूछ रहा है। तो चलिए, 525 को क्या लिखेंगे,
तो 525 को हम 5 से भाग देते तो 5 गुणे, ठीक है, तो 5 गुणे 105, 105 को लिखेंगे 5 गुणे 5 गुणे 21, 21 को लिखेंगे 3 गुणे 7 बटा 32 को लिखेंगे 2 पर 5 का, ठीक है। अब ये हो जाएगा log 2 log 5 प्लस log 3 प्लस log 7 और माइनस 5 log 2। बस मान रख दीजिएगा, बस आ जाएगा। सारे मान दिए गए हैं। log 5 का मान नहीं दिया गया है, तो देखिए log 5 का मान जो आप लिखेंगे वो लिखिएगा log 10 बटा 2 यानी log 10 माइनस log 2 अर्थात log 10 का मान 1 माइनस 0.3010। तो ये log 5 का मान आप निकाल लीजिएगा, तो निकाल कर यही मान रख दीजिएगा log 5 का मान जो यहाँ पर है, ठीक है, आ जाएगा। 31 नंबर है कि एक स्कूल में 391 लड़कों एवं 529 लड़कियों को अधिकतम संभव समान कक्षाओं में विभक्त किया गया ताकि छात्रों की क्लासों में संख्या समान हो। छात्रों की क्लासों में संख्या समान हो। छात्रों एवं छात्राओं की कक्षाओं की संख्या क्रमशः है। अब कहा जा रहा है कि छात्रों की संख्या समान हो, ठीक है, यानी विद्यार्थियों की संख्या क्या हो, समान हो। इसका मतलब ये है कि छात्र और छात्राओं की कक्षाओं की संख्या अलग अलग क्या है, तो आपको क्या करना है कि दोनों का HCF निकालना है। दोनों का क्या निकालना है, HCF। 391 और 529 का आप HCF निकालिएगा, ठीक है। क्या निकालेंगे, HCF। जब HCF निकल जाएगा तो इसमें 391 में जब HCF से भाग देंगे तो इनके संख्या आ जाएगा कक्षा के, और 529 में जब HCF से भाग देंगे तो इनके कक्षों की संख्या आ जाएगा अलग अलग, ठीक है। एक खोखला गोला पानी में आधा डूबा होकर तैर रहा है। यदि गोले का बाह्य व्यास 42 सेंटीमीटर है तथा गोले के पदार्थ का आयतन 3528 घन सेंटीमीटर है तो गोले के पदार्थ का घनत्व तो क्या होगा। तो चलिए देखिए, बाहरी व्यास दिया गया है, ठीक है, चलिए कहा जा रहा है कि एक खोखले गोला पानी में आधा डूबा है। जैसे ये है कि ये पानी में आधा डूबा हुआ है, यहाँ तक डूबा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इतना पानी बाहर निकाला होगा, इतना पानी बाहर निकाला होगा, तो जितना भाग डूबा है तो ये पानी का जो वजन होगा उतना ही वजन इसका होगा, इस पूरे गोले का होगा, ठीक है। और उस पूरे गोले में किसका वजन होगा, तो जो धातु लगा होगा उसी धातु का ये वजन होगा, ठीक है। अब देखिए धातु का वजन पता हो गया कि ये धातु का वजन है, और इसी धातु का वजन में जो इसमें लगा हुआ है तो इसका तो पता है क्या, इसका पता है आयतन। जो धातु लगा है धातु का आयतन दिया गया है। यदि गोले का बाह्य व्यास 42 सेंटीमीटर है, चलिए बाह्य व्यास 42 सेंटीमीटर तो त्रिज्या हो गया 21 सेंटीमीटर। जब 21 सेंटीमीटर त्रिज्या हो गया तो गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, 21 गुणे 21 गुणे 21, ठीक है। तो 3 7 21, तो 4 गुणे 22/7 गुणे 21 गुणे 21, ठीक है, गुणे 3, ये 7 लिखे, 3 7 21 था तो 7 यहाँ था, 7 7 कट जाए तो 21 ही रहने दीजिए, ठीक है। इसका मतलब है कि 4 गुणे 22 गुणे 21 में 21 का गुणा करेंगे 441, ठीक है। अब ये हो गया आयतन, इतना सेंटीमीटर क्यूब, ये आयतन हो गया। इसका आधा डूबा है तो इसका आयतन हो जाएगा क्या, V डैश हो जाएगा इसका आधा। आधा का मतलब हो गया 2 गुणे 22 गुणे 441, 2 गुणे 22 गुणे 441, ठीक है। तो ये तो पानी का आयतन हो गया। पानी का आयतन पता है और ये पता है कि पदार्थ का आयतन कितना है, पानी का आयतन तो इतना घन सेंटीमीटर हो गया। तो द्रव्यमान आपका निकल गया, जितना इसका द्रव्यमान होगा उतना ही इसका द्रव्यमान है, तो द्रव्यमान आपका तो निकल गया, ठीक है। जब आपका द्रव्यमान, क्यों, क्योंकि 1 ग्राम जो है 1 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, तो जितना ये होगा उतना ही ग्राम हो जाएगा।
तो ये इतना ही ग्राम हो गया। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर 1 घन मीटर है तो 1 घन मीटर या 1 सेंटीमीटर क्यूब का 1 ग्राम माना जाता है। 1 ग्राम वजन है, इतना ग्राम हो गया। ग्राम पता हो गया, यानी एम पता हो गया कितना, 2 × 22 × 44 ग्राम। और आयतन पता है कितना, 3528। तो घनत्व तो क्या हो जाएगा, m/v, बस निकालिएगा इतना सेंटीमीटर, इतना ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, चलिए 2 बिंदुओं -3 2 तथा इतने एक बिंदु -1 y से समान दूरी पर है तो y का मान बताइए। कहा ये जा रहा है कि 33 नंबर कि -3 2 एक यहाँ पर है और एक यहाँ पे है -4 -3, ये B है और ये A है और एक बिंदु यहाँ P है जो कि -1, y। तो इससे इसकी दूरी और इसकी दूरी आपस में क्या है, बराबर है। तो हम क्या करेंगे, -1 -3 का स्क्वायर प्लस y -2 का होल स्क्वायर बराबर कर देंगे इससे दूरी का वर्ग। तो -1 +4 का स्क्वायर और प्लस y +3 का होल स्क्वायर, बस सॉल्व कर दें, y का मान निकल जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये दूरी बराबर कह रहा है। 34 से 8 सेंटीमीटर व्यास के एक वृत्त की 2 समांतर जीवाओं की लंबाई 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो दोनों जीवाओं के बीच की दूरी क्या होगा। तो कह रहा है कि 8 सेंटीमीटर व्यास, ये 8 सेंटीमीटर व्यास है। ठीक है, कि वृत्त की 2 समांतर जीवाएं, एक जीवा ये है जो 4 सेंटीमीटर है और एक जीवा ये है जो 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर है। तो अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो इधर 2 होगा, और अगर ये 6 सेंटीमीटर तो इधर 3 होगा। तो हम क्या करेंगे कि इससे अगर ये 4 है, ये 3 है, तो ये निकल जाएगा H1। और दूसरा ये कि ये 2 है और ये 4 है, ये तो 4 ही होगा। ये 2 है, ये 4 है, तो ये H2 निकल जाएगा, यहाँ से यहाँ तक H2 निकल जाएगा। तो H1 बराबर हो जाएगा क्या, H1 बराबर हो जाएगा आपका कि 4 का अंडर रूट 4 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर, और H2 बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। अब H1 भी आ गया, H2 भी आ गया, तो ये जो निकालना है वो डेल्टा H है। तो डेल्टा H जो निकलेगा वो H1 में से H2 को, H2 में से H1 को क्या करिएगा, घटा दीजिए। अगर ये केंद्र के एक ही ओर होगा तब, और केंद्र के दोनों तरफ होगा, अर्थात ये इधर आ जाएगा ये, तब ये H2 को H1 में क्या करना होगा, जोड़ना होगा। तो एक बार जोड़ देंगे और एक बार घटा देंगे। ठीक है, चलिए अगला है 120 सेंटीमीटर लंबाई तथा 90 सेंटीमीटर चौड़ाई के एक कागज से 2 प्रिज्म बनाए जाते हैं जिनके आधार समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज एक बार लंबाई के छोर से तथा दूसरी बार चौड़ाई के छोर से बनाए जाते हैं। प्रत्येक बार दूसरा छोर प्रिज्म की ऊंचाई के रूप में प्रयुक्त होता है। 90 सेंटीमीटर भुजा को ऊंचाई मानते हुए बने प्रिज्म का आयतन का तथा 120 सेंटीमीटर भुजा की ऊंचाई को मानते हुए बने प्रिज्म के आयतन का अनुपात। तो जब किसी जैसे ये है और इसको मोड़कर अगर बेलन बनाए चाहे प्रिज्म बनाए, तो बनाए गए बेलनों अथवा प्रिज्म के आयतनों का अनुपात लंबाई और चौड़ाई के अनुपात के बराबर होता है। जिससे जैसे मोड़ेंगे, तो इसमें पहले किसको मोड़ा गया, 90, तो 90/120 कर दीजिए, बस यही होता है। हमने बताया था पहले भी। तो 3 पे लेके 9, 3 चौके 12, 3:4 के अनुपात में होगा। ठीक है, किस अनुपात में, 3:4। जब मोड़ कर बनाएंगे तब, जब ऐसे मोड़ कर बनाएंगे उस कंडीशन में परितः घुमाते हैं तो उल्टा होता है। ठीक है, परितः जब घुमाएंगे तो उल्टा होगा। चलिए अब 9,000 रुपए की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में 25,000 रुपया हो जाती है। उसी ब्याज की दर से आधे समय में 9,000 रुपया हो जाएंगे। ठीक है, 36। तो 9,000 रुपये कितने का हो जाएगा, कह रहा है कि 9,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में 25,000 हो जाता है। 10 वर्ष में 25,000 हो जाता है।
तो 9,000 रुपया है इधर, 25,000 हो जाता है तो इधर 25,000 लिख दें, इधर 9,000 लिख दें, और इधर 1 + r/100 टू दी पावर यहाँ 10 कर देते हैं 10 वर्ष में, और कह रहा है कि 9,000 रुपया हो जाएगा। तो उसी ब्याज की दर से आधे समय में, तो 9,000 इधर हो जाता है, इधर कितनी धनराशि का होगा यही नहीं पता है। यहाँ पर 1 + 9,000 रुपया हो जाएंगे, तो यहाँ पर 1 + क्या पूछ रहा है, 9,000 रुपये की धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 10 वर्ष में 25,000 रुपये हो जाते हैं उसी ब्याज की दर से, ब्याज की दर वही है, ठीक है। आधे समय में 9,000 रुपया हो जाएंगे। तो 9,000 रुपया हो जाएंगे तो 1 + r/100 टू दी पावर यहाँ 5, ठीक है। तो पी का मान निकालना है, कितने रुपए का 9,000, हालांकि ये गलत दिया हुआ है, यहाँ 90,000 होता तो समझ में आता है। जब यहाँ मिश्रधन 9,000 दे रहा है तो पी तो 9,000 से कम आएगा ना, और चारों ऑप्शन में 9,000 से कम नहीं दिया है, ठीक है। तो इसी पर रख कर निकाल लेंगे। यहाँ पर 90,000 कर दीजिएगा, क्या करना है 90,000 करके पी का मान निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए या तो इनमें से कोई नहीं दिया है ऑप्शन। 37 नंबर है, दिए गए बंटन का बहुलक ज्ञात करना है, तो बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक तो आप लोग जानते ही हैं, बहुलक तो 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और यहाँ पे है कितना 2, 18, 42, 35, 20, सबसे अधिक बारंबारता ये, तो ये बहुलक वर्ग हो जाएगा। ये L1 है, ये L2 है, ये F है, ऊपर वाला F1 नीचे वाला F2। तो बहुलक बराबर होता है क्या, L1 प्लस यहाँ पे होता है F माइनस F1, नीचे होता है 2F माइनस F1 माइनस F2, और यहाँ होता है L2 माइनस L1। सब पता हो गया, L1 L2 F1 F2 सब पता हो गया, ठीक है। सारे वैल्यू रख कर निकाल लीजिएगा बहुलक, ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने मैथ में एक एक प्रश्न देख लिया, एक एक प्रश्न मैथ का देखा, और उसमें हमने केवल हिंट बताया कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व होंगे, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा फिजिक्स का भी देख लेते हैं कि फिजिक्स के कितने प्रश्न हैं, कौन कौन सा है प्रश्न, और उसको भी सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 40 नंबर है भौतिक विज्ञान। एक क्षैतिज 10 सेंटीमीटर लंबी तार में 5 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है, ठीक है। ये तार की मात्रा 0.2 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है, तो फील्ड की मात्रा तथा दिशा होगी। फील्ड की मात्रा तथा दिशा यानी ये ऐसे है, इसका जो भार होगा वो नीचे की तरफ होगा, और यह जो है 0.02 ग्राम प्रति सेंटीमीटर है, और 10 सेंटीमीटर लंबाई का है, ये 10 सेंटीमीटर लंबाई का है। इसका जो द्रव्यमान होगा वो हो जाएगा 10 गुणे 0.02, इसका मतलब ये हो जाएगा कि 0.2 ग्राम हो जाएगा, ठीक है। तो इसका तो आ गया ग्राम, और इसका फील्ड तो हमें पता है कि इस पर अगर करंट I फ्लो हो, ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र के कारण ऊपर की तरफ जब बल लगेगा तभी ये संतुलन की अवस्था में होगा। इसका मतलब ये है कि IBL और साइन थीटा, तो साइन 90 अंश लिखेंगे, लंबवत होगा तो 90 डिग्री बराबर mg, ठीक है। m का मान आपको पता है, g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख दीजिएगा, ठीक है, और m इतना ग्राम है तो किलोग्राम में बना देंगे। I का मान दिया है, L का मान 10 है तो B निकल जाएगा, ठीक है। I भी दिया है 5 एम्पियर, B ज्ञात करना है, और ये ऊपर की तरफ लगेगा, क्लियर। चलिए अगला है 150 किलोग्राम की एक तोप से गोला दागा जाता है, और 1 किलोग्राम का गोला तोप से 60 मीटर प्रति सेकंड के वेग से निकलता है, तो तोप के पीछे हटने का वेग क्या होगा। तो जैसे अगर ये तोप है और यहाँ से गोला निकलता है, इसका मतलब तोप के, ये तोप है, इस तोप के पीछे जाने का वेग u है, और इसके आगे जाने का वेग v है, तो समवेग बराबर होगा। तो m × u बराबर स्मॉल m × v।
अब यहाँ पर दिया 150 किलोग्राम का एक तोप, तो यहाँ 150 जाएगा और ये U हो जाएगा बराबर, ये 1 किलोग्राम का गोला है तो 1 गुणे और ये भी हो जाएगा 60 मीटर, तो आ जाएगा U का मान। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे एक वायुदाब मापी का पाठ्यांक 75 सेंटीमीटर है। 1 घन सेंटीमीटर वायु के प्रवेश करने पर पाठ्यांक 70 सेंटीमीटर हो जाता है। पारे के ऊपर स्थान का आयतन क्या होगा? यानी कहा यह जा रहा है कि एक जो है वायुदाब मापी है, वायुदाब मापी तो आप जानते ही हैं कि ये वायुदाब मापी होता है। ये इसमें क्या है कि जब यह सामान्य स्थिति में होता है तो इस पर ऊंचाई जो है 75 सेंटीमीटर होता है, और जब इसमें वायु में इसी में जो है वायु का एक बुलबुला चला जाता है, तो वायु का एक बुलबुला हो जाने के कारण यह जो दाबमापी है उसका पाठ्यांक केवल 70 ही पढ़ा जाता है। तो अब ये ऊपर जो है आयतन बढ़ गया, ये V' हो गया, और यहाँ पर क्या है V है। तो हमें पता है कि P1 V1 बराबर P2 V2 दाब मापी के सूत्र से, ठीक है, दाब के नियम के अनुसार, बायल का जो नियम होता है इसी के अनुसार P1 के जगह पर 75 रख देंगे और V1 के जगह पर भी रखेंगे। P2 70 है और V2 कह रहा है कि 1 घन सेंटीमीटर वायु के प्रवेश करने से, तो यानी V प्लस 1 कर देते हैं, बस V का मान निकल जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ से ये निकल जाएगा। अगला है 44 नंबर। इस 10 किलोग्राम भार के सोने तथा चांदी का एक सम्राट का एक ताज बना हुआ है। पानी में डुबोए जाने पर इसका भार 650 ग्राम कम हो जाता है। आभूषण में सोने का भार है, जबकि सोने का अपेक्षित घनत्व 20 तथा चांदी का अपेक्षित घनत्व 10 है। चलिए, यहाँ पर अपेक्षित घनत्व दिया गया है सोने तथा चांदी का, और जब वह ताज जो है पानी में डूब जाता है, तो पानी में जब डूबता है, देखिए जब ये पानी में ताज डूब गया तो डूबने के कारण ये मान लेते हैं कि ताज है, ये ताज है, ठीक है। ये ताज जब इसमें डूब गया है तो डूबने के कारण इसके द्वारा हटाया गया जो द्रव है ये m है। तो जो हटाया गया द्रव है इसका जितना भार होगा उतना ही इसके भार में कमी होगा, और भार में कमी बताया जा रहा है कितना है, तो भार में कमी है 650 ग्राम का, और 1 घन सेंटीमीटर का हमें पता है कि 1 घन सेंटीमीटर का जो आयतन होता है, 1 घन सेंटीमीटर आयतन वाले पानी का जो द्रव्यमान होता है वो 1 ग्राम होता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये 600 ग्राम है, तो इसका जो आयतन होगा वो 650 सेंटीमीटर क्यूब होगा और द्रव्यमान होगा 650 ग्राम, ठीक है। अब इसमें जो है 2 भाग है, एक सोना है, गोल्ड है, और एक सिल्वर है, चांदी है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि इस सोने का जो आयतन होगा वो Vg मान लेते हैं, सिल्वर का जो होगा वो Vs मान लेते हैं। तो जो ये आयतन है टोटल वो तो दोनों के मिला के होगा, तो Vg प्लस Vs बराबर 650 घन सेंटीमीटर, ठीक है। और जो ये द्रव्यमान है तो द्रव्यमान जो हो जाएगा ये दिया गया है कि टोटल जो द्रव्यमान अपेक्षित घनत्व तो भी दिया गया है 10 किलोग्राम है, तो 10 किलोग्राम है, इसका मतलब है कि mg प्लस ms बराबर है 10 किलोग्राम का मतलब 1000 ग्राम। mg के स्थान पर आप क्या लिखेंगे, तो आपको पता है ना कि द्रव्यमान घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा आयतन, तो m बराबर हो जाएगा घनत्व इंटू आयतन। तो जो mg गोल्ड के लिए है यहाँ पर 20 इंटू Vg लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 10 इंटू Vs लिखेंगे, बराबर लिखेंगे 1000, ठीक है। अब देखिए समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को सॉल्व करके Vg और Vs का मान निकाल लेंगे
और जब Vg और Vs का मान निकल जाएगा तो हमें गोल्ड का द्रव्यमान पूछा है, तो Vg गुणे 20 कर दीजिएगा, बस आ जाएगा गोल्ड का द्रव्यमान। चलिए, ये था 44 नंबर। 51 नंबर है, बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा वोल्टमीटर 6 वोल्ट का पाठ्यांक दर्शाता है। बैटरी से जब लैंप जलाई जाती है तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक 4 वोल्ट होता है। यदि लैंप का प्रतिरोध 40 ओम हो तो बैटरी का प्रतिरोध क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये तो आ गया ना समझ में। बैटरी के टर्मिनल से जुड़ा वोल्टमीटर 6 वोल्ट का पाठ्यांक दर्शाता है। 6 वोल्ट का पाठ्यांक दर्शाता है। बैटरी से जुड़ा हुआ है तो 6 वोल्ट है, और बैटरी से जब लैंप जलाई जाती है तो वोल्टमीटर का पाठ्यांक 4 वोल्ट दर्शाता है। लैंप जब हम जलाते हैं तो 4 वोल्ट दर्शाता है। ठीक है, इसका मतलब ई तो जो है 6 वोल्ट है, और लैंप जलाते हैं तो भी दिखाता है कितना, 4 वोल्ट है। क्लियर है। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि जो दिया गया है इसमें कि 6 वोल्ट और 4 वोल्ट, यह जो है यह 6 वोल्ट और 4 वोल्ट जो है ये तो टर्मिनलों के बीच का है, और टर्मिनल के बीच का जो दिया गया है उसमें जो टर्मिनल के बीच का जो दिया गया है तो उसमें जो करंट फ्लो होगा वो करंट जब केवल टर्मिनल होगा तब, और जब सेल होगा तब, और जब लगा देते हैं बल्ब तब, दोनों कंडीशन में जो करंट होगा वो तो सेम होगा। अब जरा देखा जाए यहाँ पे कि 6 वोल्ट है तो इसका मतलब ये है कि E अपान कैपिटल R प्लस स्मॉल r, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, V अपान कैपिटल R। अब देखिए E का मान क्या है, E है 6 वोल्ट, R कितना है 40 ओम है, 40 ओम, और 4 वोल्ट का बैटरी 4 वोल्ट पाठ्यांक दर्शाता है, तो ये V की जगह पर 4 है, ये 40 है, यहाँ पर स्मॉल r, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r। तो बस इसी को सॉल्व करके आंतरिक प्रतिरोध हम निकाल सकते हैं, बैटरी का प्रतिरोध निकल जाएगा। 3 द्रवों के घनत्व तो 2:3:4 के अनुपात में है। तीनों द्रवों के समान भार मिलाने पर मिश्रण का अपेक्षित घनत्व सबसे हल्के द्रव्य के घनत्व D के संदर्भ में है। तो चलिए, जब 3 द्रव हैं तो 3 द्रव हैं, एक में है 2D मान लेते हैं, ठीक है, दूसरे का 3D है अपेक्षित घनत्व, और तीसरे का 4D है। ठीक है, तीनों द्रवों के समान भार मिलाने पर मिश्रण का अपेक्षित घनत्व, तीनों का समान भार मिलाया जाता है, तीनों को समान भार में मिला देते हैं, यानी M तीनों को हमने मिला दिया। ठीक है, तो M मिला तो इसका मतलब ये है कि यह कितना मिला, तो द्रव्यमान, अभी हमने लिखा था द्रव्यमान बटा आयतन बराबर घनत्व, तो द्रव्यमान हो जाएगा क्या, D इंटू V। इसका मतलब ये है कि जब ये 2D है, क्या है 2D, इसका मतलब M सभी बराबर है, तो हम पहले ये M बराबर लिखेंगे क्या, 2D इंटू V, यहाँ पर 2D इंटू V1 कर दें, और प्लस यहाँ पर 3D इंटू V2 कर दें, और प्लस यहाँ पर 4D इंटू V3 कर दें। ठीक है, और ये कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 3M। ठीक है, 3M। अब देखिए
यहाँ पर आपेक्षिक घनत्व सबसे हल्के द्रव्य की घनत्व D के संदर्भ में है। अब तीनों द्रव का घनत्व 2:3:4 के अनुपात में था, तो 2D 3D 4D हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मान लेते हैं कि D डैश है तो 3m इंटू D डैश कर देते हैं, तो 3m की जगह पर हो जाएगा। अच्छा अभी यहाँ पर हम देखें पहले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2D, तो D कॉमन ले लेते हैं, D क्या कर लें कॉमन ले लें। तो अब यहाँ पर द्रव्यमान तो बराबर है, जब द्रव्यमान बराबर है और यह 2:3:4 के अनुपात में आपेक्षिक घनत्व है, तो जब आपेक्षिक घनत्व 2:3:4 के अनुपात में है और सभी आपस में क्या है बराबर है, तो V1 V2 V3 का जो अनुपात आएगा, तो V1 संबंधे V2 संबंधे V3 का जो अनुपात आएगा 1/2 संबंधे 1/3 संबंधे 1/4 हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि 2 3 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 3 4 का एलसीएम तो 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 3। इसका मतलब V1 V2 V3 का अनुपात होगा ये, तो अब यही रख देते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6, यहाँ पर V1 की जगह पर 6, तो ये हो जाएगा 2D इंटू 6 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 3D इंटू V2 हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ पर 4D इंटू V3 हो जाएगा 3। अब जरा देखिए 6 गुना के 12D प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3 चौके 12D और ये हो जाएगा 4 3 12D, तो 12 3 36, तो ये 36D हो गया। क्या हो गया 36D, तो ये तो 36D चलना हो गया। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यह तो टोटल 36D है ना, और जो यहाँ पर द्रव्यमान है वो तीनों के योगफल के बराबर, तो 3m हो जाएगा 3m। अब यहाँ पर जो दिया गया है कि संदर्भ में आपेक्षिक घनत्व सबसे हल्के द्रव्य के घनत्व के संदर्भ में ज्ञात करना है, तो यहाँ पर जो घनत्व तो हमें पता चल गया, घनत्व पता चल गया कि 3 है। तो अब आयतन जो निकालेंगे आयतन, तो वह आयतन तो पता है, आयतन क्या हो जाएगा इन सभी का जो आयतन हो जाएगा इसे 3m हो जाएगा। क्या निकल गया 3m। और जब 3m पता हो गया कि 3m क्या चीज है, 3m तीनों को मिलाने के बाद उसका द्रव्यमान है, ठीक है, और उसका जो घनत्व है वह D डैश है, आयतन भी है और D डैश है। तो जब आयतन हो जाएगा वह टोटल जो आयतन होगा वह तो सभी को हम जोड़ दें V1 प्लस V2 प्लस V3, जैसे आयतन क्या हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 बराबर V आयतन हो गया। और ये V1 V2 V3 तो पता ही है हमें कि कितना है, तो आयतन यही हो जाएगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4। तो ये D के संदर्भ में ही हम निकालेंगे, तो ये यही आएगा, कितना आएगा, तो ये आ गया आपका D के संदर्भ में 2D 3D 4D, तो D तो नीचे ही रह जाएगा, तो कितना आ गया था 6 4 10 3 13, यहाँ पर लिख देना सीधे 6, यानी इस तरह लिखा जाए कि 1/2D प्लस 1/3D और प्लस 1/4D, ठीक है। तो यहाँ पर m भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख दें 3m/D डैश लिख सकते हैं। अब जो m कैंसिल हो जाएगा, तो ये जो आएगा ये क्या आ जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ पर हम जोड़ दें तो ये तो 12D हो जाएगा, 2 3 4 का एलसीएम 12D, और यहाँ पे हो जाएगा कितना 6, यहाँ पे हो जाएगा कितना 4, यहाँ पे 3 बराबर हो जाएगा 3/D डैश। तो अब ये देखिए 6 4 10 3 13/12D बराबर 3/D डैश। दिस इम्प्लाइज D डैश बराबर क्या आ जाएगा, तो ये इसी तरह जैसे वहाँ 36 आ गया था,
तो सेम यही प्रोसेस यहाँ पर है कि डी डैश यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, डी डैश बराबर 12×3 = 36 डी अपान 13। इसका मतलब है कि 36/13। हमें अपेक्षित घनत्व तो पूछा गया था, तो अपेक्षित घनत्व तो हम इसी पर रखकर निकाल लेंगे डी डैश मानकर। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एक पत्थर 80 मीटर गहरे कुएं में गिराया जाता है। पानी से टकराने पर उत्पन्न घनत्व ध्वनि 4.24 सेकेंड के बाद सुनी जाती है। ध्वनि का वेग बताना है, जबकि g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए, कहा जा रहा है कि 80 मीटर, ये 80 मीटर गहरे कुआं है। h तो दिया गया है 80 मीटर। यहाँ से कोई भी चीज छोड़ेंगे तो नीचे आने में समय लगेगा t1, और फिर यहाँ से जब ध्वनि उत्पन्न होगा, छपाक की ध्वनि सुनाई देगी, वह ऊपर जाएगी। जब ध्वनि जाएगी ऊपर की तरफ तो इस पर कोई गुरुत्वीय त्वरण कार्य नहीं करेगा, लेकिन जब यहाँ से पिंड गिराएंगे तो गुरुत्वीय त्वरण के अधीन गिरेगा। तो u बराबर यहाँ 0 है और यहाँ 80 मीटर है ऊंचाई है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आप लिखेंगे क्या कि v² बराबर u² + 2gh, या फिर s बराबर, तो h बराबर ut 0 + ½ gt²। यहाँ से अगर हम निकालें तो t बराबर हो जाएगा, या t² बराबर 2h अपान g, तो t बराबर यानी t1 बराबर √2h/g। ठीक है, इसमें h का मान 80 रख देंगे, 80 × 2/g का मान 10। ठीक है, 8 × 16 तो ये 4 आ गया, तो t1 बराबर 4 सेकेंड आ गया। अब t2 जो आएगा वो तो 80 ऊपर जा ही रहा है, 80 ऊंचाई है, और ध्वनि का वेग 330 या 332 जो भी है, तो ये t2 हो गया। अब यह 4.24 t2, तो t2 80 बटा, यहाँ लिख दें 80/v, क्योंकि हमें ध्वनि का वेग ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि 80/v + 4 बराबर दिया गया है 4.24। इसका मतलब 80/v बराबर हो जाएगा 0.24। तो v बराबर हो जाएगा कितना, v बराबर हो जाएगा 80/0.24। साफ कर लीजिए, इसी को आ जाएगा मीटर पर सेकेंड। चलिए, 58 है। एक पढ़ने वाले शीशे की तरह प्रयोग होने वाले अभिसारी लेंस की फोकस दूरी 5 सेंटीमीटर है। अभिसारी का मतलब है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की फोकस दूरी है 5 सेंटीमीटर, तो उत्तल लेंस के लिए प्लस। ठीक है, अपसारी होता तो अवतल लेंस। अच्छा, इसका प्रयोग आंख से 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु किया जाता है। 30 सेंटीमीटर दूरी पर प्रतिबिंब बनने के लिए, तो 30, v बराबर 30, तो u ज्ञात हो जाएगा। क्लियर? जब u ज्ञात हो जाएगा तो इस लेंस की आवर्धन शक्ति ज्ञात करना। लेंस आंख पर होता है, तो लेंस की आवर्धन शक्ति, तो u जब निकल जाएगा यहाँ 1/f बराबर 1/v - 1/u से, तो u का मान निकाल लीजिएगा, v का मान -30 रखेंगे, f का मान +5। ठीक है, तो जब u निकल जाएगा तो m बराबर हो जाएगा v/u। इसी में रखकर निकाल लीजिएगा, m का मान आ जाएगा। एक व्यक्ति के पास जो है 5 प्रतिरोध तार है, जिसमें प्रत्येक का मान 1/5 ओम है। प्रत्येक का मान 1/5 ओम है, और उसे 5 प्रतिरोध तारों को जोड़ने पर न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त करना चाहता है। कम से कम, तो आप जानते हैं न्यूनतम प्रतिरोध तब प्राप्त होता है जब समांतर क्रम में जोड़ते हैं। अच्छा, पांचों को अगर समांतर क्रम में जोड़ दिया तो तुल्य प्रतिरोध R डैश या कैपिटल R 1/R + 1/R + 1/R + 1/R + 1/R। इसका मतलब 5/R हो जाएगा। ठीक है, तो कैपिटल R बराबर हो जाएगा स्मॉल r/5। अच्छा, R का मान है 1/5/5 बराबर हो जाएगा 1/25। ठीक है, 2 आदमी समतल ऊर्ध्वाधर पहाड़ की चोटी के फलक से, व्यक्ति ऊर्ध्वाधर पहाड़ की चोटी के तल से समांतर रेखा पर खड़े हैं, आपस में 330 मीटर की दूरी पर खड़े हैं। एक व्यक्ति बंदूक चलाता है तथा दूसरी सीधे बंदूक की आवाज सुनने के
सुनने के 3 सेकंड बाद प्रतिध्वनि सुनता है। पहाड़ की चोटी से उस रेखा की लंब दूरी जिस पर व्यक्ति खड़े हैं होगी। ध्वनि का वेग 330 मीटर प्रति सेकंड है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो पहाड़ है उस पहाड़ से, अर्थात जब सपोज दैट मान लेते हैं कि बंदूक चलाई जाती है और दोनों जो है क्या है कि 330 मीटर की, एक व्यक्ति यहाँ पर है ए पर और एक व्यक्ति बी पर है, दोनों के बीच की दूरी है 330 मीटर। यहाँ पर पहाड़ है और जब यह बोलता है तो यह यहाँ से जाता है और ऐसे सुनता है, ठीक है। तो इसमें जो अंतर है, सुनने के 3 सेकंड बाद प्रतिध्वनि सुनता है। इसका मतलब जब इधर गया आवाज और इधर गया आवाज, ठीक है, तो ये S1 और ये S2, ठीक है, S1 और S2, तो S1 प्लस S2 बराबर जो होगा ये यहाँ से यहाँ तक जितना सुना होगा उसमें 1 सेकंड और बढ़ा देंगे। तो 1 सेकंड बढ़ा दिया, 330 मीटर पर सेकंड ध्वनि की चाल है, तो 1 सेकंड लगा होगा यहाँ पर सुनने में। 1 सेकंड ये और 3 सेकंड ये, इधर से गया और इधर से आया, तो 1 और 3 4 सेकंड में तय की गई दूरी टोटल ये पूरा हो जाएगा। तो 4 गुणे 330 दूरी हो गया। अब S1 और S2 बराबर है, तो ये S1 S2 बराबर है, तो जितना भी होगा उसमें S1 बराबर S2 बराबर ये 4 गुणे 330/2 कर दीजिएगा, तो S1 S2 का मान निकल जाएगा, ये दोनों बराबर होगा। फिर इसके बीच की दूरी निकालना है, तो 330 ये है, तो इधर हो जाएगा कितना 330/2, नीचे भी 330/2 और ये S1 यहाँ से निकाल ही लेंगे, तो ये जो H होगा ये X होगा, तो ये X बराबर अंडर रूट S1 का स्क्वायर माइनस 330/2 का स्क्वायर, बस सॉल्व कर लीजिएगा, ये X निकल जाएगा, ठीक है। अगला है एक वर्नियर कैलिपर्स में वर्नियर स्केल के 50 खाने मुख्य स्केल जो कि 1/2 मिलीमीटर मार्किंग की है कि 49 खानों के बराबर है। तो एक छोटी छड़ की लंबाई नापने के समय मुख्य स्केल का पाठ्यांक 2.7 सेंटीमीटर, मुख्य स्केल का जो पाठ्यांक पढ़ा गया था 2.7 पढ़ा गया था, ठीक है। तो 2.7 और प्लस जो कह रहा है उसके अंदर वर्नियर स्केल का पाठ्यांक 14 खाने तथा उस छड़ की लंबाई 14 खाने हैं। तो 14 खाने, 14वां खाना जो है किसी के सिर में रहा होगा, तो 14 गुणे लीस्ट काउंट, और लीस्ट काउंट के लिए क्या करेंगे, तो एक खाने का मान है 1/2 मिलीमीटर यानी 0.5 मिलीमीटर, ठीक है, और बटे और बने खानों की संख्या 50 खाना है तो 50 खाना हो जाएगा, ठीक है। तो लिस्ट काउंट, तो बस अब इसी को सॉल्व कर लें तो निकल जाएगा उसका वास्तविक लंबाई। शून्याङ्क त्रुटि होता तो शून्याङ्क त्रुटि इसमें घटा देते हैं, ठीक है। चलिए, एक दूरदृष्टि दोष वाला व्यक्ति अपनी आंख से 50 सेंटीमीटर से कम की दूरी की वस्तु स्पष्टता नहीं देख सकता है। 50 सेंटीमीटर से कम नहीं देख सकता है, 50 सेंटीमीटर से अधिक का देख सकता है, यानी v बराबर आपका हो गया 50, यानी 50 सेंटीमीटर पर प्रतिबिंब बनेगा तो देख लेगा, ठीक है। और आंख से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर पढ़ना चाहता है, यानी u बराबर 30 सेंटीमीटर, v बराबर 50 सेंटीमीटर, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u से क्या रख कर निकाल लेंगे, दोनों को ही माइनस रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर एक इलेक्ट्रोप्लेटिंग बात में से 5 एम्पियर धारा प्रयोग करने में 36,000 कूलाम प्रवाहित करने में समय लगेगा। अब 36,000 कूलाम का आवेश, तो Q बराबर होता है I इंटू T, तो T बराबर हो जाएगा Q/I। तो Q का मान है 36,000 और I का मान है कितना है 5 एम्पियर, बस इतना सेकंड आ जाएगा और सेकंड को मिनट में बदल दीजिएगा। चलिए, एक छड़ AB 2 मीटर लंबी है तथा सिरे A से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलित होती है। उसी सिरे एक पर 100 ग्राम का भार लगाए जाने पर यह केंद्र पर स्थित एक बिंदु पर संतुलित होती है। छड़ का लगभग भार क्या होगा? तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि जब इसमें पहले से जब ये रखा जाता है, ठीक है, एक छड़ ये भी 2 मीटर की लंबाई है, पहले से जब ये छड़ है तो वह उसका कोई ना कोई द्रव्यमान होगा और जिसके कारण जो संतुलन बिंदु होता है वह संतुलन बिंदु जो है
120 मीटर पर पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? 2 मीटर लंबी छड़ है। कितना छड़ है? 2 मीटर लंबी। ये भी 2 मीटर लंबी छड़ है। ठीक है। सिरे ए से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलित होती है। ए से 120 सेंटीमीटर की दूरी पर संतुलित होती है। इधर कितना होगा? 80 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि 100 ग्राम का भार, जब ए सिरे पर 100 ग्राम का भार लटका दिया जाता है, ठीक है, ए सिरे पर 100 ग्राम का भार जब हम लटकाते हैं, तब इसका संतुलन बिंदु जो है छड़ के केंद्र पर होता है। छड़ के केंद्र पर, इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पर हो गया। कब? जब यहाँ पर 100 ग्राम का हमने लटकाया तब। ठीक है, तो इसका वजन W, इसका वजन क्या है? W। मान लेते हैं कि इसका वजन जो है W है, तब उस समय छड़ का जो भी भार है, ठीक है, वह तो छड़ का भार जहां पर संतुलित हो रहा था वहीं पर काम करेगा। ठीक है, जहां संतुलित हो रहा था वहां पे ये कार्य करेगा। लेकिन यह जो है, अगर ये समान रूप में होता, अगर ये समान होता, कहीं मोटा पतला ना होता, तब तो इसके मध्य में होता, परंतु ये समान नहीं है, जिसके कारण ये मध्य में संतुलित न होकर ये 120 पर संतुलित होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पर 100 ग्राम का भार लटका देते हैं, बस ये मध्य में आ जाता है, संतुलित हो जाता है। कहाँ पर? मध्य में। तो मध्य का मतलब है कि यहाँ से ये 100, तो ये कितना हो जाएगा? 20। क्लियर? अब देखिए, यहाँ पर यह नीचे की तरफ कार्य कर रहा है और ये इधर नीचे की तरफ कार्य कर रहा है, तो ये W जो है यहाँ पर है ना, कहाँ पर? 120 पर है, तो हम 20 गुणे W बराबर लिख दें क्या? 100 गुणे 100, बस W का मान निकल जाएगा। क्लियर है? तो लिख लीजिए, साफ हो जाएगा ना ये? बोलिए, यानी क्या हो जाएगा? 20 गुणे W, तो ये नीचे की तरफ होगा, टार्क होगा, बला गुण, और ये इधर की तरफ होगा, यानी ये क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज, तो दोनों बराबर होंगे। वामावर्त और दक्षिणावर्त गुण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। इधर 100 गुणे 100 कर दीजिए, बस W का मान निकल जाएगा। ठीक है, 20 ग्राम द्रव्यमान की बंदूक की एक गोली 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलायमान है। विश्रामावस्था में आने से पूर्व वह लक्ष्य में 10 सेंटीमीटर धंस सकती है। ठीक है, यदि लक्ष्य की मोटाई केवल 6 सेंटीमीटर हो, तो लक्ष्य से बाहर निकलने पर गोली का वेग क्या होगा? चलिए देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि वह 10 सेंटीमीटर तक धंस सकती है। कितने धंस सकती है? 10 सेंटीमीटर। तो हम उसका एक्सीलरेशन निकाल सकते हैं। तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए 20 ग्राम का द्रव्यमान है, पहले तो 10 मीटर, यानी U बराबर क्या है? 10 मीटर पर सेकेंड है। अच्छा, V बराबर 0 है, और S बराबर क्या है कि वह 10 सेंटीमीटर तक धंस सकती है। 10 सेंटीमीटर तक धंस सकती है। देखिए, U V S पता है, तो S बराबर UT प्लस हाफ KT स्क्वायर, या ऐसे V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस या माइनस, या करते माइनस 2AS। ठीक है, V की जगह पर 0, U की जगह पर 10 का स्क्वायर, माइनस 2A ज्ञात करना है। S कितना है? 10 सेंटीमीटर, 0.1 मीटर हो जाएगा। तो A बराबर हो जाएगा कितना? 100 बटा कितना हो जाएगा? 2, यानी 0.2 हो जाएगा। तो A का मान तो निकल गया। जब A का मान यहाँ निकल गया, तो अब आप यहीं से लिखेंगे क्या कि V स्क्वायर बराबर U स्क्वायर माइनस 2AS। तो अब ये S के जगह पर 6 रखेंगे। क्या रखेंगे? 6। तो U का मान तो आपको पता है कि 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और 2 गुणे A का मान ये रख दीजिएगा। A का मान यहाँ से जो भी आएगा 100 बटा 0.2, और S का मान लिखेंगे 6, तो V स्क्वायर आ जाएगा, तो V का मान निकल जाएगा। क्लियर है? निकलने पर गोली का वेग क्या होगा? तो यहाँ से V का मान निकाल सकते हैं। चलिए, एक है पोल वाल्ट
का खिलाड़ी, पोल वॉल्ट का खिलाड़ी 490 सेंटीमीटर ऊंचाई तक कूदना चाहता है। खिलाड़ी को उक्त ऊंचाई तक कूदने के लिए उसकी दौड़ का वेग क्या होना चाहिए? तो देखिए जी का मान 9.8 मीटर पर सेकेंड दिया गया है। जी का मान क्या दिया गया है? 9.8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमें पता है जितना भी उसका ऊर्जा होगा वो टोटल का टोटल ऊर्जा ऊंचाई तक ले जाने में होगा। तो ऊंचाई तक ले जाने में होगा तो इसका मतलब हाफ mv² बराबर mgh। mm कट जाएगा, v² बराबर 2gh, तो v बराबर हो जाएगा √2gh। बस इसी में रखकर निकाल लीजिएगा। ठीक है, g का मान 9.8, 490 सेंटीमीटर ऊंचाई तक। वह तापमान जिस पर ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि के वेग से 2 गुना हो जाए। तो 2 गुना करना है हमें। इसका मतलब ये है कि 2 गुना, तो 2 गुना करने के लिए भी 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर भी है, ठीक है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी है, तो v0 बराबर 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये 330 मीटर पर सेकेंड है तो vt बराबर v0 और प्लस 0.6 इंटू डेल्टा t। तो vt की जगह पर क्या होना करना है? 2v0 बराबर v0 प्लस 0.6 इंटू डेल्टा t। बस डेल्टा t का मान आ जाएगा और v0 का मान 330 रखना है। ठीक है, दो एक आकार की बराबर लंबाई की समान तारों के व्यास का अनुपात 1:2 है तथा वह श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। यदि उनमें से एक समान धारा प्रवाहित की जाए तो तारों में उत्पन्न ऊष्मा का अनुपात क्या होगा? अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि जो ऊष्मा होता है वह ऊष्मा का अनुपात, तो ऊष्मा का अनुपात आप जानते हैं कि जो ऊष्मा का अनुपात होगा H1/H2 और श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, एक पतला है एक मोटा है, तो उस कंडीशन में करंट तो बराबर होगा, I1 बराबर क्या होगा? I2 होगा। जब करंट बराबर है, ठीक है, और करंट I बराबर हम क्या लिखते हैं? V/R। V बराबर I है तो V/R लिखेंगे। जब बराबर है तो इसका में व्युत्क्रम हो जाएगा, यानी यहाँ पर I² का होता है ना, आप जानते हैं कि जो इसमें होता है कार वो तो I² इंटू R होता है, ऐसे ही लिखते हैं हम लोग, I² इंटू R। तो I² करेंगे तो चूंकि I² है तो जब इस यहाँ पर R² तो इससे एक कटेगा तो व्युत्क्रम करेंगे तो यहाँ पे R2/R1 क्या हो जाएगा? R2/R1 का स्क्वायर हो जाएगा, R2/R1 का स्क्वायर। क्लियर? तो ये है 75। तो R2/R1 का स्क्वायर कर दीजिए यहीं पर, R2/R1 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर R2/R1 का स्क्वायर हो जाएगा और R2/R1 दिया गया है। व्यास का अनुपात 1:2 है तो 2:1 का स्क्वायर यानी 4:1। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने आज के प्रश्न जो भी पूछे गए थे उसमें केमिस्ट्री को छोड़कर बाकी सारे प्रश्नों का हमने हिंट बता दिया कैसे कैसे आप सॉल्व करेंगे। केवल आपको सॉल्व करके आंसर निकालना है, कहाँ कैसे होता है। क्लियर है? आज हमने पूरा प्रयास किया कि आप सभी लोगों को समझा दें एक एक करके प्रश्न। ठीक है, अब आगे के पेपरों को आपको सॉल्व करना है, केवल आपको आंसर ही मिलेगा। आज तो हमने सॉल्व कर दिया, कभी कभी जो भी प्रश्न कठिन अगर लगेगा पेपर तो उसको हम सॉल्व कर दिया करेंगे। ठीक है, लेकिन मेहनत आपको करना है पहले। अगर कोई प्रश्न सॉल्व नहीं हो पाता है आप लोगों से तो आप उसका जो है भेज दीजिएगा कि सर इस प्रश्न का सलूशन हम नहीं कर पा रहे हैं, ढूंढने के बावजूद भी, तो उसको हम सॉल्व करके आपको भेज दिया करेंगे। ठीक है, जो भी व्यक्ति अगर भेजेगा तो उसका सलूशन हम उसी के व्हाट्सएप पर भेज देंगे। क्लियर? चलिए कल मुलाकात होगी तो आगे चर्चा किया जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।